बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PHY 304 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के सिलसिले में आज का हमारा टॉपिक होगा हीट एंड हीट कैपेसिटीज। ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं डॉक्टर शकील अहमद खान। ये आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हीट है क्या। अगर हम देखें कि दो बॉडीज जो डिफरेंट टेम्परेचर्स के हों, उनको हम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल कांटेक्ट में लेके आए, यानी हम उनको इस तरीके से आपस में अटैच करें कि वो एक बॉडी से एनर्जी दूसरी बॉडी में फ्लो कर सके, तो उस सूरत में उस वक्त तक उनके दरमियान एनर्जी एक्सचेंज होती रहेगी जब तक कि वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। अब वो जो एनर्जी फ्लो करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टू मेक देम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, उसको हम हीट का नाम देते हैं। हम इसको इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसफरिंग हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ असल में टेम्परेचर का बायस भी, बढ़ने का बायस भी बन सकती है। यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब हीट फ्लो करेगी तो उसका टेम्परेचर राइज करेगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी की स्टेट चेंज होती है। इस बॉडी की स्टेट चेंज होने से मुराद यहां पर यह है कि वो बॉडी सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट भी हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि ट्रांसफर ऑफ हीट की वजह से बॉडी की स्टेट में भी चेंज आ सकती है। इसको मजीद एलेबोरेट करने की कोशिश करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो उस वक्त फ्लो करती है जब दो बॉडीज इन थर्मल कांटेक्ट हो और उनके दरमियान कोई टेम्परेचर डिफरेंस भी हो। इसको दूसरे लफ्जों में हम इस तरह कह लें कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट फ्लो करती है, जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी फ्लो करती है, दैट इज कॉल्ड द हीट। तो हीट बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। तो चूंकि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो इसको हम जाउल में कन्वर्ट मेजर कर सकते हैं, या इसके जो ओल्डर यूनिट थे हीट के, कैलोरी में आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं टू मेजर दी एनर्जी कंटेंट्स। कैलोरी है क्या? कैलोरी असल में ओल्डर यूनिट थे हीट के लिए हम इस्तेमाल करते थे। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade। ये हमारे पास 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के टेम्परेचर को राइज करने के लिए 1 ग्राम लेने के बाद जितनी हीट रिक्वायर होती थी उसको हम कैलोरी का नाम दे सकते हैं। अब चूंकि हम आजकल यूज कर रहे हैं उसको एनर्जी के तौर पे, और एनर्जी के यूनिट को हम जाउल लेते हैं, तो जाउल और कैलोरी में क्या रिलेशन है, इसको हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट का नाम देते हैं। तो जाउल ने एक रिलेशन डेवलप किया बिटवीन दी कैलोरी एंड जाउल। तो उसका तरीकेकार उसने ये कंसिडर किया कि चूंकि जब कोई बॉडी जमीन की तरफ गिरता है तो हाइट पर उसकी अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब वो जमीन की तरफ आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदली है। अब वो काइनेटिक एनर्जी को उसने इस तरह यूज किया कि उसने एक पैडल को वाटर के अंदर रोटेट करवाया विद द हेल्प ऑफ अ रोप, और उस सूरत में जब उसने इस तरीके से रस्सी को स्पिंडल के गिर्द रोटेट बांध लिया, लपेट लिया, और लपेटने के बाद इस मास को अलाउ किया नीचे गिरने के लिए, तो ये स्पिंडल घूमना शुरू हो जाता है। इसके घूमने की वजह से ये पैडल इसके अंदर वाटर के अंदर रोटेट करता है, और इसकी रोटेशन की वजह से वाटर का टेम्परेचर राइज करता है, और फिर इसको बहुत एक्यूरेट थर्मोमीटर के साथ इसको मेजर किया गया। जब इसको मेजर किया गया तो ये देखा गया कि जब वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास काइनेटिक एनर्जी में बदलती है, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है ऑफ द पैडल, तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जो कि हम कह सकते हैं कि थर्ड फॉर्म इन दिस सीरीज आ रही है।
लिए फिर मैकेनिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन किया गया। द मैकेनिकल वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट, यानी 1 कैलोरी प्रोड्यूस करने के लिए जितना मैकेनिकल वर्क रिक्वायर होता है उसको हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट का नाम दिया। It is found that 4.2 joule of work produced 1 calorie of heat. इसका मतलब 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूस करने के लिए 4.2 जूल वर्क की जरूरत पेश आई। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि 4200 जूल 1 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने उसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट का नाम दे दिया और इसको जे से डिनोट किया और इसकी वैल्यू फिर 4.2 जूल पर कैलोरी डिफाइन की गई। और हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट यहां पर जे मैकेनिकल इक्विवेलेंट के लिए यूज हो रहा है, जूल के लिए यूज नहीं हो रहा। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट इज द रेशियो बिटवीन द मैकेनिकल वर्क टू द हीट प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब ये है कि कितने जूल वर्क करके हमें कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो यूनिट हीट प्रोड्यूस करने के लिए जितना वर्क चाहिए होगा वो मैकेनिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स के हवाले से। हीट कैपेसिटी से क्या मुराद है कि हीट कैपेसिटी असल में, अब आप इसको इस तरह समझ लें कि जैसे आप एक सॉलिड को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर तेजी से बढ़ जाता है, जबकि दूसरे सॉलिड्स को हीट करते हैं उसका टेम्परेचर स्लोली बढ़ता है। मिसाल के तौर पे अगर हम लकड़ी और लोहे को एक वक्त में गर्म करना चाहें तो वो उनकी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंट होगी। यानी लोहे को थोड़ी हीट दे के हम ज्यादा तेजी से ज्यादा हीट अप कर सकते हैं, जबकि लकड़ी थोड़ी हीट एब्जॉर्ब करके उतनी ज्यादा टेम्परेचर उसका राइज नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट कैपेसिटीज ऑफ हीटिंग। तो इस वजह से हम हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मैथमेटिकली इट इज डिस्क्राइब्ड बाय C prime is equal to dq over dt। अब यहां पे dq is the amount of heat है which is required to raise the temperature per degree rise in temperature। और इसके यूनिट हमारे पास dq, चूंकि हमने कहा कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है तो इसके यूनिट होंगे जूल, और ये हमारे पास केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड में इसको मेजर किया जाता है। और 1 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर होता है। हम यहाँ पे यूनिट इसके यूज करेंगे जूल पर केल्विन, और बाज़ औक़ात हम इस सूरत में जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन को हम सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस की सूरत में बराबर लेते हैं, अदरवाइज हम इनको बराबर नहीं ले सकते। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी असल में जरूरत होती है कि हम सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी लें। तो इसके लिए फिर हम स्पेसिफिक कर लेते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को फॉर दी हीटिंग। तो उस सूरत में ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाती है। यानी हम ये कहेंगे कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kilogram of substance through 1 degree centigrade or 1 Kelvin, which is mathematically can be written as C is equal to C prime over M, where C prime is the heat capacity। तो यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं कि it is the amount of heat per unit mass per degree rise in temperature। इसके यूनिट हमारे पास जूल पर किलोग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड कहेंगे। तो जूल पर किलोग्राम पर डिग्री केल्विन पर केल्विन के साथ डिग्री इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड या जूल पर किलोग्राम पर केल्विन इसके यूनिट के तौर पे इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने डिफाइन की। लेकिन गैसेस के अंदर आमतौर पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अब जब हम
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करते हैं तो उसके एक यूनिट हम मोल भी इस्तेमाल करते हैं, और ये ज्यादातर मैंने जैसे बताया कि गैसेस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन लिक्विड्स और सॉलिड्स में भी हम यूज कर सकते हैं। तो एक टर्म हम मोलर हीट कैपेसिटी को भी डिफाइन करते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी असल में अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। यहाँ पे अक्सर जगहों पे मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड यूज कर रहा हूं, तो रीजन मैंने आपको बता दी कि 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम बात करेंगे टेम्परेचर डिफरेंस की। लेकिन अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस की बजाय सिर्फ टेम्परेचर की बात हो रही होती तो ऐसा यूनिट हम सिर्फ केल्विन यूज करते, और उसके लिए हम सिंबल के यूज करते हैं। तो मैथमेटिकली इट कैन बी डिफाइंड एज C is equal to C prime over N, where C prime is the heat capacity, और हीट कैपेसिटी को जब हम नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाती है हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल। तो इसका मतलब ये होगा कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड per mole per degree rise in temperature. So it is the molar heat capacity. मोलर हीट कैपेसिटी में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सिर्फ इतना फर्क है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम जो यूनिट ऑफ सब्सटेंस क्वांटिटी लेते हैं वो मास के तौर पे लेते हैं और किलोग्राम के तौर पे लेते हैं। तो यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल्स में मेजर करने की सूरत में हम यूनिट मोल लेंगे। तो इसका यूनिट फिर क्या आ जाएंगे कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज जूल पर मोल पर केल्विन। तो अमाउंट ऑफ हीट को हम जूल पर मोल पर केल्विन कह सकते हैं, या फिर जूल पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड भी बाज़ जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज द मोलर हीट कैपेसिटी। तो अब तक हमने पिछले चैप्टर्स में हमने टेम्परेचर वगैरह के बारे में बात की थी, आज हम हीट के बारे में बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिक हीट की बात की, हीट कैपेसिटी की बात की, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की। तो अब आप लोगों ने बताना ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, हीट एंड इंटरनल एनर्जी। ये तीनों टर्म्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमने हीट के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों ने इसको क्लियरली डिस्टिंग्विश करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, हीट एंड इंटरनल एनर्जीज। अब हम बात करते हैं हीट की ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद ये है कि जब हीट किसी एक सब्सटेंस को मिलती है तो बाज़ औक़ात उसकी स्टेट को भी चेंज कर देती है, तो उसको हम हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देंगे। मतलब ये कि जैसे अगर हम सॉलिड को हीट दें तो मेल्ट होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, या लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट हो सकती है, यानी वेपर्स में कन्वर्ट हो सकती है, तो हम उसको हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दे सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग ए फेज चेंज is called heat of transformation or latent heat। अब heat of transformation और latent heat का कॉन्सेप्ट उसी वक्त आता है जब फेज चेंज हो रही हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड में बदल रहा हो या लिक्विड वेपर्स में बदल रहा हो, और इसमें अहम चीज ये होती है कि उस दौरान में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। मतलब जैसे आप समझ लें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर आइस है तो वो कन्वर्ट हो सकती है इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाय एब्जॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ हीट। अब वो 1 किलोग्राम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करने के 1 किलोग्राम अगर अमाउंट ऑफ आइस है वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करती है टू कन्वर्ट इट इनटू liquid water at the same temperature, that is the heat of transformation or latent heat। so हम ये कह सकते हैं कि फेज चेंज की सूरत में हमारे पास Q should be equal to M into L, where L is the latent heat and M is the mass of the substance।
तो अल्टीमेटली Q हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट टोटल बन जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देंगे। यहाँ पे ये याद रखना है कि फर्ज करें कि 1 किलोग्राम आइस को जितनी अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्ट करने के लिए, वाटर में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर होगी, अगर हम वाटर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से उतनी हीट निकाल लेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। तो इसका मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दोनों सूरतों में सेम ही होगी। द लेटेंट हीट ड्यूरिंग मेल्टिंग और फ्रीजिंग इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज डिनोटेड बाय LF। तो इसका मतलब यही होगा कि ये वो अमाउंट ऑफ हीट है दैट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 किलोग्राम ऑफ आइस at 0 degree centigrade to 1 kilogram of water at 0 degree centigrade, or to freeze 1 kilogram of water at 0 degree centigrade to 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम देते हैं। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात कर लें तो ये अमाउंट ऑफ हीट होती है ड्यूरिंग विच इज यूज्ड इन टू चेंज द फेज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स आर गैसेस फॉर्म। सो ये हमारे पास आमतौर पे बॉइलिंग के दौरान या कंडेंसेशन के दौरान इस्तेमाल की जाती है और इसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का नाम देते हैं। तो अगर हम इसको स्पेसिफिकली डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड इनटू वेपर्स ऑफ 1 किलोग्राम इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये हमारे पास हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस कहलाती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जनरल सा क्वेश्चन है कि आप लोगों ने बताना है कि व्हेन अल्कोहल इज रब्ड ऑन योर बॉडी इट लोअर्स योर स्किन टेम्परेचर। एक्सप्लेन दिस इफेक्ट। कि क्या वजह होती है कि जब आप अल्कोहल को अपने जिस्म के ऊपर रब करते हैं तो वहां पे कूलिंग प्रोड्यूस होती है। तो उसकी कूलिंग की रीजन क्या हो सकती है? तो आप इसको इस तरह भी ले सकते हो कि आप अगर अल्कोहल को अपने जिस्म के ऊपर गिराएं तो वो वहां पे कूलिंग काज करती है, वाई, जबकि वो होती रूम टेम्परेचर के ऊपर ही है। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं। टॉपिक इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि इट इज सम ऑफ ऑल एनर्जीज, दैट इज ऑल द काइनेटिक एनर्जीज, मॉलिक्यूल या आयन ऑफ ए सिस्टम, उसको हम इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं। और इंटरनल एनर्जी यहाँ पे हम एक नए तरीके से डिफाइन करेंगे कि इंटरनल एनर्जी के एक स्टेट फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है किसी भी स्टेट के ऊपर। इंटरनल एनर्जी डेफिनेट क्वांटिटी होती है किसी एक खास स्टेट में, खा वो किसी भी तरीके से गेन की जाए वो उसकी वैल्यू सेम ही रहती है। तो इसलिए हम इसको स्टेट फंक्शन का नाम भी दे सकते हैं। इंटरनल एनर्जी एक सिस्टम की डिटरमिन आमतौर पर नहीं की जाती। आपने देखा होगा जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की बजाय हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को ज्यादातर मेजर करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह इंटरनल एनर्जी भी कुछ इसी तरह की क्वांटिटी स्टेट फंक्शन है जिसको हम आमतौर पर डिटरमिन नहीं करते बल्कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिटरमिन करते हैं। और लाजमी तौर पे जब हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिटरमिन करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, तो हम कहेंगे कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के दरमियान जो डिफरेंस आता है इंटरनल एनर्जी में सॉरी, वही हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होगा। अब मोलर हीट कैपेसिटी को हम आइडियल गैसेस की सूरत में डिफाइन भी करेंगे और उनको आपस में इंटरलिंक भी करेंगे। सॉलिड्स और लिक्विड्स के अंदर हम मोलर हीट कैपेसिटी को जब डिफाइन करते हैं तो हमें कोई और पैरामीटर देखने की जरूरत पेश नहीं आती, लेकिन गैसेस की सूरत में थोड़ा सा हमें कुछ और पैरामीटर्स को भी देखना होगा, क्योंकि जब अगर हम गैसेस को हीट अप करते हैं और अगर वहां पे उनकी कैपेसिटी हो तो वो एक्सपैंड भी कर सकती हैं। यानी हमने उसको ऐसे कंटेनर में रखा हो जो एक्सपेंडेबल हो, तो उस सूरत में हीट अप होने के बाद वो एक्सपैंड भी करेंगी, उसका प्रेशर भी चेंज होगा।
तो इसलिए जब हम बात करते हैं आइडियल गैसेस के अंदर मोलर हीट कैपेसिटीज की, तो हमें उसको दो तरीकों से डिफाइन करना पड़ता है। तो वो हमारे पास एक हो सकती है मोलर हीट कैपेसिटी, हम कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर लेते हैं, और फिर हम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर लेंगे। क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम की सूरत में जितनी हीट हम देंगे वो एक्सपैंड ना होने की वजह से वो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज का बायस बनेगी, जबकि कांस्टेंट प्रेशर की सूरत में वो कंटेनर एक्सपैंड भी हो सकता है, अल्टीमेटली गैस भी एक्सपैंड होगी, तो वहां पे वर्क भी होगा। तो इसलिए ये दोनों हीट कैपेसिटीज को हम डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं और फिर उनकी वैल्यूज भी डिफरेंट होती हैं। आइए अब हम इनको दोनों को पहले डिफाइन कर लेते हैं। Amount of heat required to change the temperature of 1 mole of a gas through 1 Kelvin at constant volume, that is called the molar heat capacity at constant volume, और इसको हम आमतौर पे CV के साथ डिनोट करते हैं। So CV can be written as QV, that is the amount of heat supplied at constant volume per mole per degree rise in temperature। तो ये हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाती है। इसी तरीके से मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर में ये करना हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ चेंज करना पड़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी it is the amount of heat required to change the temperature of 1 mole of a gas through 1 Kelvin at constant pressure is called molar heat capacity at constant pressure, and it is denoted by Cp। और फिर इसका फार्मूला हमारे पास Cp is equal to Qp, which is the amount of heat supplied at constant pressure per mole per degree rise in temperature। तो यूनिट इसके सेम ही रहेंगे, यानी जाउल पर मोल पर केल्विन। अब हम अगर Cp और Cv के दरमियान रिलेशन मालूम करना चाहें तो थ्योरेटिकली आप देख सकते हो कि Cv हमारे पास अमाउंट है जो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर होगी। इसका मतलब यह है कि उस दौरान में कोई भी वर्क नहीं होगा, तो जितनी हीट हम देंगे वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी इंटरनल एनर्जी में। इसका मतलब उसका टेम्परेचर राइज करेगी। लेकिन Cp की सूरत में जब हम बात करते हैं तो वहां पे चूंकि एक्सपेंशन भी हो सकती है, तो जो हम हीट देंगे वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, एक उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए और दूसरा उसका वॉल्यूम राइज करने के लिए, यानी वर्क डन के लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि Cp की सूरत में हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी ताकि वो दोनों काम कर सके या वो दो हिस्सों में तकसीम हो सके। तो Cp इज ग्रेटर देन Cv। अब हम इसको मैथमेटिकली साबित करने की कोशिश करते हैं कि फर्ज करें कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर n मोल ऑफ ए सब्सटेंस है और उसको हमने एक फ्रीली मूवेबल पिस्टन उसके साथ अटैच किया है, और इस पिस्टन को हम अपनी मर्जी से फिक्स भी कर सकते हैं। तो फर्ज करें कि पहले हमने पिस्टन को फिक्स कर दिया और फिक्स करने के बाद अब गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो जब हम गैस को हीट अप करेंगे तो जितनी हीट हम उसको देंगे उसको इंटरनल एनर्जी में चेंज का बायस होगी, क्योंकि इस सूरत में कोई भी वर्क नहीं होगा एज वी हैव फिक्स्ड द पिस्टन। सो डेल्टा ई इंटरनल विल बी इक्वल टू क्यू, यानी जितनी हीट हमने दी वो सारी की सारी उसके इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब चूंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट हम देते हैं दैट विल बिकम एन सी वी इंटू डेल्टा टी, जो हमने पिछले फार्मूले में CV के फार्मूले से हम इसको ले सकते हैं। सो डेल्टा E कैन बी रिटन एज NCV इंटू डेल्टा टी, यहां पर V सबस्क्रिप्ट के अंदर आएगा। इसके बाद लेते हैं कि अगर फर्ज करें कि सिलेंडर का पिस्टन हमने फिक्स नहीं किया, उसको फ्रीली मूवेबल कर दिया, अब हम कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट उसका को हीट सप्लाई करते हैं। सो जब हम उसको हीट देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू NCP इंटू डेल्टा टी, और अब हम जानते हैं कि जो हम हीट दे रहे हैं यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज नहीं कर रही बल्कि उसके लिए वर्क भी कर रही है। तो वर्क करने का मतलब ये होगा कि अब जो हीट हम उसको सप्लाई कर रहे हैं दैट इज QP विल बी इक्वल टू डेल्टा E इंटरनल प्लस वर्क डन, यानी ये जो अमाउंट ऑफ हीट है
ये इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा रही है और उसके साथ साथ पिस्टन के ऊपर उठने की वजह से वर्क भी हो रहा है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस डब्ल्यू बिकॉज इट इज एक्सपेंडिंग, और जब ये एक्सपेंशन होती है तो वर्क डन इज टेकन एज नेगेटिव। सो डेल्टा E इंटरनल इज इक्वल टू Q प्लस W बन जाएगा। यहां से हम अगर इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज की बात करें तो यहाँ पे चूंकि अमाउंट ऑफ हीट हम ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 से हमने ले ली एनसीपी इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हमें उतनी ही इंक्रीज करनी है जितनी हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए करनी थी। तो उस सूरत में हम डेल्टा ई की जगह पे वो अमाउंट ऑफ हीट दे देंगे जो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए थी। तो ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन, चूंकि वर्क डन माइनस पी इंटू डेल्टा वी के बराबर है, सो W will be equal to NR into डेल्टा टी। ये डेल्टा V की जगह पे P इंटू डेल्टा V की जगह पे हमने NR डेल्टा T लिखा है बिकॉज वी नो दैट PV इज इक्वल टू NRT। अब चूंकि चेंज इन वॉल्यूम हो रही है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, N और R कांस्टेंट है, सो P इंटू डेल्टा V it will be equal to NR delta T. So putting these values in equation 1, 2 and 4 in equation 3, so हमारे पास ये आ गया, हमारे पास अमाउंट जो हम इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज चाहते हैं, ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हमने हीट सप्लाई की यानी QP हमने, और ये हमारे पास वर्क डन जो उस दौरान में हुआ। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया कि N CP इंटू डेल्टा टी। इस एक्सप्रेशन को हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे पहले लिख लें, अगर NCP डेल्टा टी माइनस NCV डेल्टा टी इज इक्वल टू NR डेल्टा टी रह जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास बना, इस सूरत में N इंटू डेल्टा टी को कॉमन ले लें सॉरी, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास रह जाएगा N डेल्टा टी से N डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन हमारे पास रह जाएगा CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अब ये जो एक्सप्रेशन CP माइनस CV इज इक्वल टू R रिप्रेजेंट कर रहा है, R इज पॉजिटिव कांस्टेंट, सो CP हम लिख सकते हैं CP माइनस CV इज ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई CP इज ग्रेटर देन CV। सो ये था हमारे पास कैपेसिटी, और अब हम इसके स्पेशल केसेस कुछ देख लेते हैं कि फर्ज करें कि हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस हो, तो उस सूरत में CV बराबर होता है 3/2R के बराबर, और इस सूरत में CP कैन बी रिटन एज CV प्लस R, और CP इज इक्वल टू 3/2R प्लस R करेंगे तो ये हमारे पास 5/2R के बराबर बन जाएगा। यानी अगर हमें CV की वैल्यू 3/2R का पता हो तो CP की वैल्यू 5/2R के बराबर बनती है। इसी तरह फॉर डायटोमिक गैसेस CV इज इक्वल टू 5/2R के बराबर होती है, और ये अल्टीमेटली CP की वैल्यू से 7/2R के बराबर बन जाएगी। और फॉर पॉलीएटॉमिक गैसेस CV को हम 3R के बराबर लेते हैं, तो उस सूरत में ये CP की वैल्यू 4R के बराबर बन जाती है। तो हर केस में मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक गैसेस में CP की वैल्यू ज्यादा ही होती है CV से बाय अ फैक्टर ऑफ R। ये था जी हमारे पास CP और CV के हवाले से, और आखिर में जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको इस टॉपिक के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन ज़हन में आ रहा हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और कोशिश करें कि जो क्वेश्चन मैंने ड्यूरिंग दी टॉक आपको कहे या सॉल्व करने के लिए उनका आंसर भी आप लोग ढूंढेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।